हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य में आगे जो बचा हुआ था उसको पढ़ते हैं। तो अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु जो है बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक जो है आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम जो है कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। जिनका जो नाम जो है कर्ज है, चौपार है, सुदामा है तथा विश्व झोपड़ी था। यानी कि अशोक जो है आजीवक जो संप्रदाय के जो भी विद्वान थे या उसको मानने वाले जो भी लोग थे, उनके लिए जो है बराबर की जो गुफा है, यानी कि बराबर की पहाड़ी जो है उसमें 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। यानी 4 गुफाओं का निर्माण करवाया किसने? तो अशोक ने। तो किसके लिए? तो आजीविकों के लिए। कहाँ? तो बराबर की पहाड़ियों में। कितने? तो 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या था? कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। यानी उनका नाम जो था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किए थे। अशोक के जो पौत्र था दशरथ, अशोक के जो पौत्र था दशरथ, उसने जो है आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की। तो सवाल है कि अशोक के पौत्र दशरथ जो है आजीविकों को कौन सा गुफा प्रदान किया था? तो नागार्जुन गुफा प्रदान किया था। कौन सा गुफा? तो नागार्जुन गुफा, याद रखिएगा। तो सवाल है, अब सवाल करते जाइए 360 डिग्री, क्योंकि एग्जाम में सवाल ही आते हैं, तो हम लोग सवाल करते जाते हैं। सवाल है कि अशोक ने किनके यानी कि किनके रहने हेतु बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया? तो आजीविकों के लिए। दूसरा सवाल है कि आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण किसने कराया? तो अशोक ने कराया। तीसरा सवाल है इसी लाइन से कि अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु किस पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण कराया? तो बराबर की पहाड़ियों में। सवाल किधर से भी बन सकता है, कहीं से भी। चौथा सवाल है कि अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में कितने गुफाओं का निर्माण कराया? तो 4 जो है ना, 4 गुफाओं का निर्माण कराया। तो इस एक लाइन से आपके कितने सवाल हुए? तो 4 सवाल बने, 4 सवाल। चलिए अगला देखते हैं। 5वां सवाल, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया। उनका नाम क्या था? तो नाम था कर्ज, चौपार, यानी कर्ज, चौपार तथा सुदामा और विश्व झोपड़ी। कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। हो सकता है कि जो अशोक ने सवाल इस तरह से पूछ दिया कि अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन कौन था। इनमें से चारों में से कोई एक दे देगा, यानी कि कर्ज दे देगा। उसके अलावा 3 अलग ऑप्शन दे देगा, 3 अलग ऑप्शन दे देगा जो नहीं है। तो आपको याद रहना चाहिए कि इनमें से कोई एक भी है तो आप मारेंगे, उसी को टिक मारेंगे, बाकी छोड़ देंगे। या ऑप्शन में 3 चारों दे दिया है तो आप चारों मारेंगे। या कथन और कारण में इस तरह के सवाल आ सकते हैं, यानी 4 है तो कथन और कारण वाले निष्कर्ष वाले में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अब जो है पैटर्न जो है एग्जाम का चेंज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि दरोगा में कथन कारण इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, बीपीएससी में पूछे जाते हैं, बीपीएससी टीआरई में पूछे जा सकते हैं। जिस तरह से बात चल रही है कि प्री होगा, मेंस होगा। मेंस तो नहीं होना चाहिए, एक ही एग्जाम होना चाहिए, लेकिन अब 2 एग्जाम की बात चल रही है, अब नेगेटिव मार्किंग की भी बात चल रही है। तो है जो ना, एग्जाम का जो है लेवल बढ़ रहा है। और यूपीएससी में तो बात ही छोड़िए, वहाँ का तो लेवल अलग ही लेवल का एग्जाम है वो। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा तोड़ तोड़ के एक चीज़ को, ताकि आपका पूरे जो है ना पूरा दिमाग में हो। और इस तरह से जो है आप जब भी कथन कारण या लेवल अप की जो भी एग्ज़ाम अब हो रहे हैं, वहाँ पर जो आपकी ये इस तरह से पढ़ेंगे तो आपकी मदद होगी और आप आगे बढ़ेंगे। नहीं तो वही एक लाइन वाला, एक वन लाइनर पढ़ेंगे तो वो एक वन लाइनर से अब काम चलने वाला है नहीं। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। इस तरह से बाबर का बेटा कौन था? ठीक है, भारत की राजधानी कहाँ है? या अशोक ने पहला युद्ध कहाँ लड़ा था? या उसके पहले थी में मतलब पहला जो शिलालेख है उसमें क्या दिया गया? इस तरह का नहीं, आपको पूरा का पूरा आपको जो है ना फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट भी जानना जरूरी है। तो कंसेप्ट और फैक्ट दोनों आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब जो एग्जाम में सिर्फ फैक्ट ही नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट फैक्ट नहीं आ रहे हैं, अब कंसेप्ट के साथ साथ कथन, निष्कर्ष और कारण वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, मिलान करने वाले आ रहे हैं। तो आपको उस लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये चारों अगर ऑप्शन हो तो चारों मारिएगा, नहीं तो एक हो इसमें से कोई एक तो एक मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के पौत्र, अगला क्वेश्चन जो है हम लोग बनाएंगे। अशोक के पौत्र, अशोक के पौत्र जो है दशरथ ने आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान की थी? कौन सी गुफा? तो यहाँ पर देखिएगा नागार्जुन गुफा। ऑप्शन दे देगा कि यहाँ पर देखिए सवाल कैसे पूछेगा, ऑप्शन कैसे देगा। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान की थी? ऑप्शन ए कर्ज,
ऑप्शन बी नागार्जुन गुफा, ऑप्शन सी सुदामा गुफा, ऑप्शन डी 20 झोपड़ी, या और भी कुछ अलग तरीके से वो दे सकता है, पूछ सकता है आपसे। तो आपको पता होना चाहिए कि नागार्जुन गुफा ही अशोक के पौत्र दशरथ ने जो है आजीविकों को प्रदान किया था। बाकी कर्ज, चौपार, सुदामा, 20 झोपड़ी ये अशोक के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। अशोक के 7वां जो स्तंभ लेख है उसमें जो आजीवक जो है आजीविकों का क्या है तो उल्लेख है, तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों को ध्यान रखने के लिए कहा गया है। जो भी धम्म महामात्र की नियुक्ति किया गया था अशोक के द्वारा, तो ये भी कहा गया था अशोक के द्वारा कि ये जो आजीवक हैं इनको जो है इनके हितों को ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। तो उसने महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया। किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा। चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इससे, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही पूछता है और ऑप्शन होता है, और उसी को जो है आपको क्या करना होता है ओएमआर शीट में भरना होता है। ABCD, बहुत सारे एग्जाम में ABCDE मतलब 5 ऑप्शन भी होते हैं, और बहुत सारे एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं। तो अलग अलग एग्जाम के स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं, तो आपको इस तरह से पढ़ना होगा। जैसे BPSC का जो SDM SDO जो उस लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जैसे 72वीं एग्जाम होगा, 71वीं चाहे 69वीं, इस समय इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। UPSC में थोड़ा अलग लेवल का, वो तो अलग ही एग्जाम ही है, उसके बारे में बात ही करना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कब क्या पूछ देगा, किस तरह से पूछ देगा, वो वही जाने, आयोग ही जाने। तो आपको उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। अशोक के किस अभिलेख में यानी स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है? अशोक के किस स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है छठे स्तंभ लेख, 7वें स्तंभ लेख, 8वें स्तंभ लेख या 9वें स्तंभ लेख। तो आपको पता होना चाहिए कि 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है इसी स्तंभ लेख में। तो ये पूरा याद रखिएगा। पूछेगा कि महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए किस स्तंभ लेख में जिक्र किया गया है? तो 7वें स्तंभ लेख में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह से जो है 360 डिग्री जो है हम लोग क्वेश्चन के साथ पहले पहले पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद समझेंगे, और समझने के बाद क्वेश्चन जो है तोड़ कर 360 डिग्री MCQ के साथ यहीं पर करते जाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनते जाइए और देखते जाइए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। यानी कि जब ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, उसके बाद इसने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो अपने पुत्र, अशोक ने जो अपने पुत्र था कौन? तो महेंद्र था। महेंद्र और पुत्री कौन थी? तो संघमित्रा थी। उसको जो है कहाँ भेजा? तो श्रीलंका में भेजा। किसने? तो अशोक ने। तो सवाल अभी यहाँ से हम लोग लाइन तो पढ़ लिए, समझ लिए, अब यहाँ से सवाल बनना चाहिए। सवाल है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के, क्वेश्चन लगा लीजिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र जो है और पुत्री को कहाँ भेजा था? पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। आंसर श्रीलंका भेजा था। फिर से सवाल है, अशोक ने किस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भेजा था? तो आपका ऑप्शन देगा वहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। तो बौद्ध धर्म आप आंसर मारिएगा। सवाल फिर से होगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजने वाला शासक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या बिंबिसार, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक ने भेजा था। सवाल फिर से है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भेजा था, उनका नाम क्या था? दे देगा पुत्र और पुत्री का नाम ऑप्शन में महेंद्र और संघमित्रा, दे देगा सुरेंद्र और मतलब ऐसे कुछ नाम दे देगा, एक लड़का और लड़की का ऐसे नाम दे देगा, 4 इस तरह के, ठीक है। तो ऐसे नाम दे देगा 4 ऑप्शन में, और साथ में दे देगा महेंद्र और संघमित्रा। तो आपको पता होना चाहिए कि अशोक ने जो है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इस तरह से इतने सारे सवाल इस लाइन से पढ़े। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। यानी कि बौद्ध परंपरा जो है, बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। यानी कि बौद्ध परंपरा, उनकी जो हर धर्म की अपनी परंपरा होती है, संस्कृति होती है, कला कल्चर होती है, उसके बाद से उनके पर्व त्यौहार होते हैं।
तो इसी तरह से बौद्ध परंपरा जो है और उनकी जो लिपि है, उस लिपि के अनुसार जो है अशोक ने जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। तो सवाल फिर कर लेते हैं हम लोग कि बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने हजार स्तूपों का निर्माण किया था? तो आंसर होगा आपका, आंसर क्या होगा? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। सवाल फिर से है कि बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार किस शासक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था? तो अशोक ने किया था, अशोक ने किया था। सवाल फिर से है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किस परंपरा और किन की मतलब किस परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार किया था? तो बौद्ध परंपरा, यानी कि ये बौद्ध परंपरा के अनुसार और बौद्ध लिपियों के अनुसार किया था। तो ये जो भी 84,000 स्तूप निर्माण किया था, ये बौद्ध परंपरा से जुड़ी हुई क्या थी? तो आपके स्तूप थे। जैसे सांची का स्तूप एमपी में है, बिहार में भी है और भी राज्यों में है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। भारत में शिलालेख का जो है प्रचलन किसने किया था? तो अशोक ने किया था। पहला तो पढ़ लिए कि भारत में शिलालेख जो है, शिला यानी कि शिला मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। तो पत्थरों पर लिखने का मतलब नहीं होता है कि छेनी हथौड़ी या कुछ चीज़ें होती तो उससे जो है उस पर चीज़ें लिखी जाती थी। जैसे पहला जो शिलालेख है उसमें जो है पशु बलि की निंदा की गई है, ये सारी चीज़ें। दूसरा है पशु और मनुष्य की क्या है कि चिकित्सा के बारे में बात की है। तो उस समय के जो भी राजा के आदेश होते थे, उस समय जो है शिलालेखों पर उकेरने का प्रचलन जो है सर्वप्रथम अशोक के द्वारा ही किया गया था, यानी कि पत्थरों पर। तो शिलालेख पर यही पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत में जो है, भारत में यानी हमारे देश में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। चलिए अब हम लोग समझ लिए। इससे अब हम लोग 360 डिग्री क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, सॉल्व करेंगे यहीं पर, ताकि हमें जो है याद होने की जो है गारंटी बढ़ जाए। एक बार में तो थोड़ा मुश्किल है याद होने की, लेकिन 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा तो पूरी तरह से याद होने की संभावना है 99%। क्योंकि पहला पढ़ते हैं, दूसरा समझते हैं, तीसरा इससे क्या होता है कि MCQ करते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग पढ़ते हैं 3 स्तर पर, यानी कि 3 लेयर में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि याद होने की संभावना बढ़ जाती है। सिर्फ एक बार आप पढ़ेंगे और एक बार पढ़ें, फिर आगे पढ़ें, अगला लाइन पढ़ें, फिर अगला लाइन, इस तरह से चैप्टर जो है समाप्त करते हैं तो चीज़ें याद होने की संभावना कम रहती है। लेकिन जब तोड़ कर पहले पढ़िए, फिर समझिए, और समझने के बाद जब उसको MCQ के रूप में आप बनाते चलिएगा, तो याद होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए हम लोग MCQ के रूप में 360 डिग्री शुरू करते हैं। पहला जो है क्वेश्चन बनेगा कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि किस शासक के द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। सवाल ऐसे भी हो सकता है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश के शासक के द्वारा किया गया था? यहाँ पर डायरेक्ट अशोक ना देकर उसके वंश के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये किस वंश का था? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का अशोक था। तो वहाँ पर जवाब दीजिएगा मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वंश। या आप डायरेक्ट लिखिएगा, चंद्रगुप्त नहीं दिया हुआ, मौर्य वंश दिया तो मौर्य वंश, आप जो है मौर्य वंश पढ़ रहे हैं तो मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य जो है आप आंसर देंगे। तो आंसर होगा मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। चलिए सवाल फिर से है कि अशोक के द्वारा सर्वप्रथम भारत में किस चीज़ का प्रचलन किया गया था? तो शिलालेख का, यानी कि शिला पर लेख, और शिला पर लेख लेकर जो राजा का जो आदेश है उसको शिला पर उकेरना और जनता को तक संदेश पहुंचाना कि जनता का क्या कर्तव्य है और राजा का भी कर्तव्य क्या है, तथा राजा के सेनापति, अमात्य जो भी है उनका भी क्या कर्तव्य है अपने जनता, अपने राज्य के प्रति। तो प्रत्येक मनुष्य का जो है, चाहे राजा हो, चाहे पुरोहित हो, सेनापति हो, युवराज हो, चाहे दौवारिक हो, समाहर्ता हो, सन्निधाता हो, प्रस्ता हो, दृष्टिक हो या पौर हो, चाहे नायक हो, चाहे मंत्रिपरिषद हो, चाहे कर्मांतिक हो, यानी कि सबका क्या जो है कर्तव्य है राज्य के प्रति, जनता के प्रति, और जनता का क्या कर्तव्य है, ठीक है, इन सब के बारे में जो है इन शिलालेखों पर जो है राजा का आदेश जो है लिखा गया है। तो यही बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेखों में जो है ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। तो जो इसका जो शिलालेख है, जो भी शिला पर जो लेख लिखा गया है, उकेरी गई है, वो ब्राह्मणी भाषा में भी है, खरोष्टी जो भाषा है, लिपि है, उसमें भी है, ग्रीक में भी है और अरामाइक लिपि में भी है। तो ये चारों लिपियों में जो है उसका शिलालेख का जो है लिखा गया है, चारों लिपियों में
यानी कि इसलिए लिखा गया है कि जहाँ के लोग ब्राह्मणी समझते हैं, खरोष्टी नहीं समझते हैं। अगर वहाँ पर खरोष्टी लिपि में शिलालेख लिख दिया जाए तो क्या समझेगा, नहीं समझेगा। अब ब्राह्मणी भाषा है या खरोष्टी भाषा है, अब आज के समय में हमारी तरफ या आपकी तरफ कोई लिख कर लगा दे तो आप क्या पढ़ेंगे, कौन सी भाषा समझ नहीं है आपको, तमिल भाषा या चीन की भाषा यहाँ पर लिख कर लगा दे कोई, तो क्या समझेगा क्या लिखा है क्या नहीं है, बस इस समय हाँ बहुत सारे लोग पता नहीं कौन सी भाषा है, क्योंकि चीन और तिब्बती और जापानी मतलब बहुत सारी कोरियन इन भाषा में थोड़ा थोड़ा अंतर, मतलब एक ही जैसे दिखती है लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो बहुत बार जो हम नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारी भाषाएं हैं जैसे हिंदी साउथ या चाइनीज़ भाषा हो, चाहे जापानी हो, चाहे आपके देश में बहुत सारी भाषाएं हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे क्या बोल रहा है, समझ नहीं है क्या बोल रहा है, या आपकी भाषा उसको समझ नहीं है क्या बोल रहा है, तो इसी तरह से है। तो इन लिपियों का प्रयोग इसलिए किया गया है शिलालेखों में कि जहाँ के लोग जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में लिखा जाए ताकि वहाँ के लोग समझ सकें और उस आदेश को जो है पालन कर सकें, समाज को व्यवस्थित और विकासशील बनाने में सहयोग कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जो है चारों लिपियों का प्रयोग किया गया था, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक अशोक के शिलालेखों में। तो सवाल है, यहाँ पर सवाल भी करते जाएंगे कि अशोक के शिलालेखों में कितने लिपि का प्रयोग किया गया था, तो चार लिपि का प्रयोग किया था, 4 होगा। अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन में दे देगा आपका, ठीक है, चारों दे देगा या हो सकता है कि एक ही लिपि दे इसमें से, जैसे ब्राह्मणी दे दिया। आंसर जो है 4 ऑप्शन में है, सिर्फ इन चारों में से जैसे ऑप्शन 4 दिया और चारों में जो है एक ही इनमें से ऑप्शन में रखा है, बाकी दूसरा कुछ भाषा रखा है, दूसरी कोई लिपि रखा है, तो दूसरी लिपि आप नहीं मारेंगे बल्कि इन चारों में से जो दिया है उसी को मारेंगे। या ब्राह्मणी दे तो ब्राह्मणी मारिएगा, खरोष्टी दे तो खरोष्टी मारिए, ग्रीक दिया ग्रीक मारिए, या अरामाइक दिया तो अरामाइक मारिए। या चारों दिया तो चारों तो मारना ही है, चारों दिया तो चारों मारेंगे। तो इस तरह से अगर एक दिया इसमें से किसी एक को उठाकर बाकी अलग अलग जो है मतलब वो लिपि जो अशोक ने अपने शिलालेखों में प्रयोग किया ही नहीं है, उन लिपियों का अगर जिक्र किया गया और इसमें से एक लिपि का जिक्र किया है तो आंसर तो आप वही मानेंगे, क्योंकि अशोक के शिलालेख में इसमें से एक लिपि अगर दिया तो वही आंसर करेंगे। तो चारों आंसर आपको जो है, चारों जो है लिपि है इनको जो ध्यान रखना पड़ेगा, ब्राह्मणी है, खरोष्टी है, ग्रीक है, अरामाइक है। तो सवाल जब भी यहाँ कथन और कारण में भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपियों का प्रयोग क्या अशोक के द्वारा किया गया था, या अशोक के किस शिलालेख में किया गया था, स्तंभलेख में किया गया था, या किस में किया गया था। तो इस तरह से पूछा जा सकता है। या ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक आगे चलकर जो है ना, ब्राह्मणी के कहाँ उपयोग किया गया है लिपि का, खरोष्टी का कहाँ किया गया, ग्रीक का कहाँ किया गया, अरामाइक का कहाँ किया गया, उन क्षेत्रों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पूछ देगा ब्राह्मणी लिपि का जो है कहाँ उपयोग हुआ था, या ग्रीक और अरामाइक लिपि का अभिलेख क्या अफगानिस्तान में हुआ था, फिर दूसरा कथन दे देगा या कारण दे देगा, और उसके बाद नीचे दे देगा ABCD ऑप्शन करके, क्या कारण कथन 1 कारण की व्याख्या करता है, या कारण जो है कथन 1 की व्याख्या करता है, या दोनों सही है, या दोनों, मतलब इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, देखिए मैंने कहा कि पूछ सकता है, तो याद रखना होगा। यानी कि ग्रीक और अरामाइक यानी कि कौन कौन सी लिपि थी, 4 लिपि थी, कौन सी, तो ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक। तो यहाँ पर अब देखिए एक मतलब लोकेशन बेस्ड, यानी कि अफगानिस्तान जो है यानी लोकेशन बेस्ड यहाँ पर बातें की जा रही है कि ग्रीक और अरामाइक जो लिपि का अभिलेख है वो अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा पाकिस्तान के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम से, और शेष भारत से ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो लाइन है इससे कथन, कारण, निष्कर्ष वाले सवाल बनते भी हैं। तो इस लाइन को पूरा विस्तार से आपको सुनना है, देखना है और याद करने की कोशिश करना है। पहला जो है आपका जो है ये आपका गुजरात हो गया, ये इधर का मैं पार्ट नहीं बना रहा हूँ, पश्चिम, यहाँ पर आपका पाकिस्तान हो गया। इसको जो है आप पाकिस्तान, इसको जो है आप ये वाला लाइन आप पाकिस्तान समझिए, ऐसे पाकिस्तान हो गया, और यहाँ से जो है ये आपका अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान। तो अब देखिए यहाँ जो है जी और ए लिखेंगे तो आप समझिए, जी से ग्रीक, ए से अरामाइक, जी और ए यानी कि जी से ग्रीक और ए से अरामाइक, ये कहाँ से मिला है, तो अफगानिस्तान, यानी ए से अफगानिस्तान से। खरोष्टी लिपि कहाँ से मिली है, तो मतलब के लिखिए, के समझिए, के से खरोष्टी समझिए, तो के से खरोष्टी लिपि शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है पाकिस्तान में, पी से पाकिस्तान के निकट उत्तर पश्चिम से, यानी पाकिस्तान में ये खरोष्टी लिपि के शिलालेख मिले हैं। और शेष भारत जो है, हमारा जो भारत है ये, तो हमारे भारत में ब्राह्मणी लिपि है, ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिले हैं, शिलालेख अभिलेख ये मिले हुए हैं। तो इस तरह से जो है आपको याद रखना होगा कि ग्रीक
और अरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से है। सवाल यानी पूछेगा कि क्या ग्रीक और अरामाइक लिपि का अभिलेख पाकिस्तान से है। इस तरह सब चेंज कर देगा, अफगानिस्तान ना देकर पाकिस्तान दे देगा, तो बहुत बार आप कन्फ्यूजन हो जाइएगा। आप पूरे तरह से एक एक लाइन को अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो गलत मार दीजिएगा। वहाँ पर अफगानिस्तान ना देकर बीच में जोड़ देगा कि ग्रीक और अरामाइक लिपि पाकिस्तान से मिले हैं। दूसरा ऑप्शन और देगा, मतलब दूसरा कुछ और दे देगा और इस तरह से पूछ देगा। आप नहीं समझेंगे कि ग्रीक और अरामाइक पाकिस्तान से मिला है, आप मार देंगे, गलत हो जाएगा। बीच में एक लाइन से भी जो सवाल को जो ना घुमा देते हैं, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है, तब जाकर टिक लगाना होता है। बाद में जब हम पढ़ के आते हैं एग्जाम देकर आइएगा, कहेगा सही मारे, देखिएगा तो गलत होगा। गलत कैसे होगा, तो ध्यान से जब पढ़िएगा तब समझिएगा वो तेरी के यहाँ पर एक लाइन से ही मेरे जो सवाल गलत हो गए। तो ध्यान से पढ़िए, ग्रीक और अरामाइक लिपि का जो अभिलेख अफगानिस्तान से मिला है, ना कि पाकिस्तान से। पूछेगा और फिर चेंज कर देगा, देखिए कैसे। ऑप्शन बी कर देगा, या कथन या कारण। कथन एक कर दिया, या कारण देखिए, या कथन 1 कथन 2 ऐसे भी कर देगा, या कथन 1 कारण 2 ऐसे कर देगा, या ठीक है निष्कर्ष भी कर देगा, कुछ भी कर सकता है। वो एग्जामिनर पर जो है ना, एग्जाम लेने वाले पर, या एग्जाम का जो क्वेश्चन सेट करते हैं उन पर ही वो किस तरह से सवाल बना सकते हैं। नए नए तरीके से सवाल बनाते रहते हैं, नए नए आइडिया, नए नए तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, खरोष्टी लिपि का पूछ देगा, खरोष्टी लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान के 2 क्षेत्र दे देगा। अफगानिस्तान में पढ़ते हैं, क्षेत्र नहीं देगा, सीधे दे देगा कि खरोष्टी लिपि का अभिलेख जो है अफगानिस्तान में है, सीधे लगेगा अफगानिस्तान में है। तो आप पढ़िएगा कि दोनों, आपको लगेगा सही है, मतलब इतने नज़दीक आपको लगेगा कि आप जो है ना कन्फ्यूज हो जाइएगा। लगेगा कि यार सही भी है, गलत भी है, कई बार गलत लगेगा, कई बार सही लगेगा। बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं सही है, मार के आ जाइएगा सही, हो जाएगा गलत। क्योंकि खरोष्टी लिपि जो है अफगानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में है। खरोष्टी लिपि जो है आपका कहाँ है, खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ मिला है, तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में। कहाँ, तो पाकिस्तान के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम से, यानी कि ये पाकिस्तान में है। उत्तर पश्चिम छोड़िए, पाकिस्तान में मिला है। और ग्रीक और अरामाइक कहाँ मिला है, तो अफगानिस्तान में मिला है। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। और शेष भारत में कौन सी लिपि मिली है, तो ब्राह्मणी लिपि है। यहाँ पर लिख देगा कि मतलब भारत में जो है खरोष्टी लिपि और ब्राह्मणी लिपि भी मिली है, तो नहीं, सिर्फ ब्राह्मणी लिपि मिली है, खरोष्टी है ही नहीं। इसलिए उस सवाल को आप गलत मारिएगा। वहाँ पर पूछेगा कि भारत में ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि का अभिलेख मिला है। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, शेष भारत में सिर्फ जो है, शेष भारत में ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिले हैं, न कि खरोष्टी लिपि के। खरोष्टी के कहाँ मिले हैं, तो पाकिस्तान में। तो इस तरह से भी पूरा सवाल बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग फिर से इसको करते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल तरीके से, कथन कारण तरीके वाला समझ लिए। सवाल है कि सवाल आपका है कि पहला सवाल करते हैं, उस तरह के सवाल कर लिए। अब फैक्ट वाला सवाल करेंगे कि ग्रीक और अरामाइक लिपि का अभिलेख कहाँ मिला है, तो अफगानिस्तान में मिला है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अफगानिस्तान में किस लिपि का अभिलेख मिला है, तो ग्रीक और अरामाइक का। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हम लोग करेंगे, पाकिस्तान के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से कौन से लिपि का अभिलेख मिला है, तो खरोष्टी लिपि का मिला है। कौन से, तो खरोष्टी लिपि का मिला है। खरोष्टी लिपि का फिर से सवाल है, खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से मिला है, तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान से। चौथा सवाल, भारत से किस लिपि के अभिलेख मिले हैं, तो ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख मिले हैं। सवाल फिर से है कि ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो शेष भारत से मिले हैं। नोट है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि जो है बाईं से दाएं, यानी सॉरी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि इधर से इधर। खरोष्टी लिपि इधर से इधर, ये आपका क्या है, तो राइट है, और ये लेफ्ट है। तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि सवाल हम लोग कर लेते हैं, खरोष्टी लिपि किस दिशा से किस दिशा की लिखी जाती थी, तो दाएं से बाईं ओर। यहाँ पर दे देगा ऑप्शन में, बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, इस तरह से दे देगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, राइट से लेफ्ट खरोष्टी लिपि। हम लोग लिखते हैं किधर से, इधर से इधर लिखते हैं, इधर से इधर लिखते हैं ना। तो क्या हुआ, लेफ्ट से, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट है। हम लोग बाएं से बायां, यानी लेफ्ट से राइट लिखते हैं। लेकिन वो जो लिखते थे, किधर से लिखते थे, खरोष्टी लिपि किधर से लिखते थे, तो दाएं से बाएं, यानी कि इधर से इधर। ठीक है, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, यानी कि ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, इस तरह से। तो याद रखिएगा। तो सवाल है किस लिपि को जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो खरोष्टी लिपि को। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, खरोष्टी लिपि किस ओर से लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर। तो दोनों तरह से सवाल बन गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अशोक के अभिलेखों को तीन जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा जो है गुहा लेख। पहला कौन है? तो शिलालेख है, दूसरा स्तंभलेख है, तीसरा गुहा लेख है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्री टी पैंथलर ने की थी। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो पाद्री टी पैंथलर ने की थी। कब? तो 1750 ईस्वी में। किसकी शिलालेख की? तो अशोक के शिलालेख की। किसने खोज की थी? तो पाद्री टी पैंथलर ने की थी। कब? तो 1750 ईस्वी में। सवाल ये है कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो पाद्री टी पैंथलर ने की थी। कब? तो 1750 ईस्वी में। इनकी संख्या कितनी है? तो 14। इनकी संख्या कितनी है? तो 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के जो अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता कब हुई? तो 1837 ईस्वी में। कब? तो जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली? तो जेम्स प्रिंसेप को मिली। कब? तो 1837 ईस्वी में। तो सवाल है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता कब मिली और किसको मिली? तो 1837 ईस्वी में मिली जेम्स प्रिंसेप को। सवाल फिर से कर लिया जाए कि जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में किसके अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता मिली? तो अशोक के अभिलेख को। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। यह जो है 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो 7 है, जो केवल किस लिपि में है? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। यह कितने स्थानों से प्राप्त हुई है? तो यह 6 अलग अलग स्थानों से तो प्राप्त हुई है। कितने अलग अलग स्थानों से? तो 6 अलग अलग स्थानों से अशोक के 7 स्तंभ लेखों प्राप्ति हुई है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में है। पहला देखते हैं, पहला प्रयाग स्तंभ लेख है। पहला जो है प्रयाग स्तंभ लेख है, जो पहले कौशाम्बी में स्थित है। जो पहले कहाँ था? तो कौशाम्बी में क्या था? तो स्थित था। कौन? तो प्रयाग स्तंभ लेख। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। इस स्तंभ लेख को किसने जो है इलाहाबाद के किले में स्थापित किया? तो अकबर ने। किसके किले में? तो इलाहाबाद के किले में। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में क्या किया? तो स्थापित कराया। तो सवाल यहाँ पर करते जाइए कि प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ स्थित था? तो कौशाम्बी में स्थित था, पहला सवाल के अनुसार। दूसरा सवाल, इस स्तंभ लेख को किसने जो है इलाहाबाद के किले में स्थापित किया? तो अकबर ने कराया, दूसरा आंसर। फिर से है, प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने किस किले में स्थापित कराया? तो इलाहाबाद किले में। तीसरा सवाल, प्रयाग स्तंभ लेख जो पहले कहाँ स्थित था? तो कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को जो है किसने और कहाँ स्थापित किया? तो अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित कराया। चलिए अगला देखते हैं, दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। यह स्तंभ लेख जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, यानी एफ टी मतलब एफ से फिरोज शाह, टी से तुगलक, तो एफ के द्वारा जो है यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है कहाँ लाया गया? टोपरा में यह था, दिल्ली में टोपरा स्थान है, वहाँ पर यह दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख था। वहाँ से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में लाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल्ली मेरठ, यह भी स्तंभ लेख है तीसरा, और ये जो है मेरठ में, पहले मेरठ में स्थित था। तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो पहले मेरठ में स्थित था, यह स्तंभ लेख जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। यानी कि ये दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ वाला जो है स्तंभ लेख है, दोनों जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो तुगलक वंश का था, दिल्ली लाया गया। दोनों को पहले जो स्थान था वहाँ से दिल्ली लाया गया। चौथा जो है रामपुरवा, चौथा कौन है? तो रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। यानी कि रामपुरवा जो है स्तंभ लेख ये चंपारण बिहार में स्थापित है। तो सवाल पूछेगा कि चंपारण बिहार में कौन सा अभिलेख स्तंभ लेख स्थापित है? तो रामपुरवा। इसकी खोज किसने की? तो 1872 में कार्लाइल ने की। इसकी खोज किसने की? तो 1872 में कार्लाइल ने की। चलिए, लौरिया अरराज चंपारण बिहार में। लौरिया अरराज कहाँ है? तो चंपारण बिहार में है। और उसके बाद लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। इस स्तंभ पर क्या है? तो मोर का चित्र बना है। लौरिया नंदनगढ़ जो है और लौरिया अरराज जो है और रामपुरवा, इन तीनों में जो है तीनों के तीनों चंपारण बिहार में है। तो ये तीनों बिहार में है और हम लोग इसी के साथ से आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा देख लेते हैं 4 नंबर को। रामपुरवा स्तंभ लेख जो है कहाँ स्थित है? तो चंपारण बिहार में स्थित है। और इसकी खोज किसने किया था?
तो कार्लाइल ने किया था। कब किया था? 1872 में किया था। फिर से सवाल है, 1872 में कार्लाइल ने किस स्तंभ लेख की खोज की? तो रंगपुरवा स्तंभ लेख की खोज की। रंगपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो चंपारण बिहार में स्थापित है या स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो ऊपर छूटा हुआ था इसको देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ है। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ यानी कि अर्थशास्त्र में कितने वर्णित तीर्थ हैं? तो 18, याद रखिएगा 18 है। तो चलिए हम लोग 18 को देख लेते हैं। पहला जो है मंत्री है यानी प्रधानमंत्री, मंत्री यानी प्रधानमंत्री का। पुरोहित जो है धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था। पुरोहित क्या था? तो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान था। सेनापति जो है सैन्य विभाग का प्रधान था। सेनापति जो है सैन्य विभाग का प्रधान था। युवराज जो है राजपुत्र था। युवराज जो है राजपुत्र था। द्वारिक जो राजकीय द्वार रक्षक था। द्वारिक जो है वो राजकीय द्वार रक्षक था। अंतर्वेदिक जो है अंतपुर का अध्यक्ष था। अंतर्वेदिक जो है अंतपुर का अध्यक्ष था। समाहर्ता जो है आय का संग्रह करता था। समाहर्ता जो है आय का संग्रह करता था। सन्निधाता जो है राजकीय कोषाध्यक्ष था। सन्निधाता जो है राजकीय कोषाध्यक्ष था। प्रशासता जो है कारागार का अध्यक्ष था। प्रशासता जो है कारागार का अध्यक्ष था। प्रदृष्टि जो है कमिश्नर था। प्रदृष्टि जो था वो कमिश्नर था। पौर जो है नगर का कोतवाल था। पौर जो है नगर का कोतवाल था। व्यवहारिक जो प्रमुख न्यायाधीश था। व्यवहारिक जो प्रमुख न्यायाधीश था। नायक जो है नगर रक्षा का अध्यक्ष था। नगर रक्षा का अध्यक्ष कौन था? नायक था। कर्मांतिक जो है उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था। कर्मांतिक जो है उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष था। मंत्री परिषद जो है अध्यक्ष था। मंत्री परिषद क्या था? अध्यक्ष था। दंडपाल जो है सेना का सामान एकत्र करने वाला था। दंडपाल जो है सेना का सामान एकत्र करने वाला था। दुर्गपाल जो है दुर्ग रक्षक था। दुर्गपाल जो है दुर्ग रक्षक था। अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। अंतपाल जो है सीमावर्ती दुर्गों का क्या था? तो रक्षक था। इसी के साथ ये पेज जो है समाप्त हुआ। चलिए हम लोग अब अगला पेज देखते हैं। यहाँ पर बनेगा कौशाम्बी अभिलेख को किस और अभिलेख, कौन सा अभिलेख कहा जाता है? मतलब कौन सा अभिलेख कहा जाता है? तो रानी का अभिलेख कहा जाता है। सवाल है कि रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। दोनों तरफ से सवाल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का जो है 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। तो सवाल है कि अशोक का कौन सा जो अभिलेख है सबसे लंबा है? तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है रुमनदेई है। अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो रुमनदेई वाला है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर यानी बलि माफ कर दिया। जो रुमनदेई अभिलेख है, रुमनदेई अभिलेख, ये अशोक का क्या है? तो सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक का क्या है? तो सबसे छोटा अभिलेख आपका है तो रुमनदेई अभिलेख। तो सबसे पूछेगा कि सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है अशोक का? तो रुमनदेई अभिलेख है। सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का 7वां अभिलेख है सबसे लंबा। रुमनदेई अभिलेख जो है सबसे छोटा है। और इसमें क्या जिक्र किया गया है? इसमें जिक्र किया गया है कि लुम्बिनी में धम्म यात्रा यानी कि लुम्बिनी में जो है धम्म यात्रा किए थे अशोक जो है ना धम्म यात्रा किए थे लुम्बिनी में। लुम्बिनी गए थे, यात्रा किए थे। तो जब अशोक गए वहाँ पर, तो वहाँ जाने के बाद अशोक जो है वहाँ का मतलब पूरा व्यवस्था, वहाँ का लोग, वहाँ का मतलब सारी चीज़ें देखने के बाद जो है वहाँ के भू राजस्व का जो दर था यानी भूमि का राजस्व दर जो था उसको जो है घटाकर 1/8 कर दिए हैं। 1/8 कर दिए और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि जो माफ़ कर दिया। यानी कि लुम्बिनी ग्राम जो था गाँव था उस पर जो धार्मिक कर भी लगाया जाता था, धार्मिक कर लगाया जाता था। तो धार्मिक कौन था? द बलि कहा जाता था धार्मिक कर को। तो उस कर को जो है अशोक माफ़ कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, महास्थान बांग्लादेश यानी कि महास्थान जो है बांग्लादेश में है। महास्थान कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। और यहाँ से जो है प्राप्त सहगौरा का ताम्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। यानी कि महास्थान जो है कहाँ है? तो आज के बांग्लादेश में है महास्थान। और उस समय भारत में था क्योंकि बंटवारा नहीं हुआ था। तो क्या हुआ कि वहाँ से जो है सहगौरा का ताम्र अभिलेख मिलता है। सहगौरा का जो है ताम्र अभिलेख है कहाँ है? तो महास्थान में। महास्थान कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। तो सहगौरा ताम्र अभिलेख में जो है आपका मौर्य वंश में जो अकाल पड़ा था उसके बारे में, सूखा होता था उसके बारे में, और दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त किया है। यानी कि मौर्य काल में जो अकाल, सूखा, दैवीय प्रकोप जो भी होता था तो उस समय जो है राज्य जो है राहत कार्य, जो भी राहत कार्य करता था अपने जनता को, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, तो उस राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है उसमें कि किस तरह से जो है मौर्य वंश के द्वारा यानी मौर्य साम्राज्य के द्वारा या अशोक के द्वारा
जो है जो भी सूखा और उस समय जो अकाल पड़ता था तो उससे जो है किस तरह से बचाया जाता था उसके बारे में जिक्र किया गया है। किसमें? तो ताम्र पर सोहगौरा ताम्र अभिलेख है। कहाँ? तो महास्थान बांग्लादेश में है और वहीं से इसके बारे में जिक्र मिलता है और इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय जब भी अकाल पड़ता था या अकाल हुआ था, सूखा पड़ा था, तो उस समय किस तरह से उससे राज्य के द्वारा जो है राहत कार्य किए गए थे। इसकी जानकारी हमें जानने को आज के समय में मिलती है और हम लोग पढ़ते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। और शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रथम शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य जो है क्या है? तो मेरे बच्चे हैं। यानी कि अशोक का जो प्रथम शिलालेख है उसमें यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य क्या है? तो मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे कुना यानी कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आरामाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। यानी कि अशोक का जो है सारे कुना कंधार यानी कि कंधार में है। यानी कि कंधार कहाँ है? तो आपका अफगानिस्तान में है। आज का जो अफगानिस्तान है उसी जो है वहाँ पर जो है कंधार स्थान है और उसी को जो है सारे कुना, ठीक है। तो कंधार अभिलेख यानी सारे कुना कंधार अभिलेख जो है जिसमें जो है ग्रीक और अरामाइक भाषाओं से में प्राप्त हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो अभिलेख है, कौन सा अभिलेख? कंधार अभिलेख जो अफगानिस्तान में है और इसको सारे कुना भी कहा जाता है। तो इस अभिलेख में जो है ग्रीक और अरामाइक जो भाषाओं में क्या प्राप्त हुआ है? तो ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि अफगानिस्तान में, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं कि ग्रीक और अरामाइक जो है अभिलेख कहाँ या लिपि कहाँ मिलते थे? तो आपको अफगानिस्तान में मिलते थे। खरोष्टी लिपि कहाँ मिलते थे? तो पाकिस्तान में मिलते थे। पाकिस्तान का शाहबाजगढ़ में और मानसेहरा में, और शेष भारत में ब्राह्मणी लिपि मिलती थी। तो अशोक के कितनी लिपियाँ मतलब जो शिलालेख थे वो 4 लिपियों में लिखी थी, ग्रीक, अरामाइक, खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि में। तो ग्रीक और अरामाइक आपका अफगानिस्तान में हो गया। तो अफगानिस्तान पढ़े थे तो कंधार जो जगह है, स्थान है, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। तो ये जो है कंधार अभिलेख, जिसको जो पहले सारे कुना भी कहा जाता था, तो इस अभिलेख में जो है ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में प्राप्त है। ये जो अभिलेख है ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में ही प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। यानी कि साम्राज्य में जो है मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति जो किया जाता था उसके पहले क्या किया जाता था? इनकी जो है चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिससे उपधा परीक्षण कहा जाता था। जैसे क्या कहा जाता था? तो उपधा परीक्षण। जैसे आज भी जैसे आपका जॉब के पहले क्या होगा? आप पहले फॉर्म भरेंगे, उसके बाद से आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे में 2 एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे में 3 एग्ज़ाम होते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है आपका पहले फिजिकल होगा, उसके बाद से आपका रिटन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद से आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद से अलग अलग एग्ज़ाम अलग अलग मतलब जो है ना उसका अलग अलग है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम में पहले रिटन लेगा, उसके बाद आपका फिजिकल लेगा, उसके बाद जो है ना मेरिट लिस्ट बनाएगा, मेडिकल लेगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाएगा। तो बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम का अलग अलग जो नियम है और मानक है, तो उसी के अनुसार जो है उसका जो है नियुक्ति की जाती है। तो यही जो है उस समय के जो साम्राज्य में जो है मुख्यमंत्री और पुरोहित को जब नियुक्ति की जाती थी तो इनको जो है उसके पहले जो है उनके चरित्र को जांचा परखा जाता था और उसको जो क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण कहा जाता था। जैसे आज नहीं होता है डायरेक्ट थोड़े आगे उठा कर लेकर आपको जाकर भर्ती कर दिया सेना में चाहे किसी चीज़ में, जांचेगा, परखेगा, देखेगा कि आप में है क्षमता है कि नहीं, उस कार्य के लिए आप हैं कि नहीं, योग है कि नहीं, क्योंकि योग व्यक्तियों की ज़रूरत है। आप सेना में बस लूंगा लंगड़ा आँख से कुछ भी हो, मतलब फिट नहीं हो, मेडिकली फिट नहीं हो, फिजिकली फिट नहीं हो, उसको ले लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं हो वहाँ पर फिट लोगों की ज़रूरत है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से उस समय भी किया जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। सम्राट की सहायता के लिए क्या होते थे? तो एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करते थे। यानी कि जो भी सम्राट थे, राजा होता थे, तो उनकी सहायता के लिए क्या होते थे? एक मंत्री परिषद होती। जैसे प्रधानमंत्री है तो उनकी सहायता करने के लिए क्या है? तो मंत्री परिषद है ना कि नहीं? मंत्री परिषद है। उसी तरह जो है राजा की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसमें जो है जैसे मंत्री परिषद आज होते थे इसकी भी संख्या होती, उस समय भी संख्या होती थी, जिसमें 12 हो गया या 16 हो गया चाहे 20, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मंत्री परिषदों की संख्या होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। यानी कि अर्थशास्त्र में जो है शीर्षस्थ यानी कि शीर्षस्थ स्तरीय यानी कि हाई लेवल के अधिकारी जो होते हैं, बहुत ऊंचे लेवल के, शीर्ष लेवल के, तो उनको जो है उनका तीर्थ का उल्लेख, उनके रूप में जो है तीर्थ का उल्लेख मिलता है। और तीर्थों की संख्या कितनी थी? 18। अभी 18 हमने पढ़ाए हैं। तो जिसे
जो तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र कहा जाता है, जिसे जो है महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या क्या थी, कितनी थी, 18 थी। इनकी संख्या 18 थी। किसकी, तो महामात्रों की संख्या। इनके बारे में कहाँ उल्लेख किया गया था, अर्थशास्त्र में किया गया। और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई, तो चाणक्य, विष्णु या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। तीनों नाम उन्हीं के हैं। और इनको जो है शीर्षस्थ अधिकारियों के बारे में जिक्र किया गया है, किसमें, अर्थशास्त्र में। और इनको जो किस रूप में जाना, तीर्थ के उल्लेख मिलता है, तीर्थ का उल्लेख, यानी शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी थी, 18 थी। और साथ में चर जो है जासूस को कहा गया है, यानी चर किसको कहा गया, तो जासूस को कहा गया। किसको, तो जासूस को जो है चर कहा गया, किसमें, तो अर्थशास्त्र में। यानी कि जासूस को चर कहा जाता था, किसमें, तो अर्थशास्त्र में। चलिए, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय जो है मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 5 थी। सवाल पूछेगा कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा गया। प्रांतों को किस क्या कहा गया, तो चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आज आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों के जो प्रशासक है वो कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। प्रांतों का जो विभाजन है वो विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे, जो विषयपति के क्या होते थे, तो अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। जिसका मुखिया क्या कहलाता था, तो ग्रामीण कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था। प्रशासकों में सबसे छोटा कौन था, तो गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। मेगास्थनीज के अनुसार जो है नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में जो है 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। बिक्री कर के रूप में किसका, मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। इसे जो बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार जो है एग्रोनोमई मार्ग निर्माण अधिकारी था। मेगास्थनीज के अनुसार जो है एग्रोनोमई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। जस्टिन के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी थे और 8,000 क्या थे, तो रथ थे। किसके अनुसार, तो जस्टिन के अनुसार। किसके सेना में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यानी कि जस्टिन नामक यूनानी लेखक था। जस्टिन जो है क्या था, यूनानी लेखक था। इसके अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया कि 6 लाख की फौज से क्या किया कि पूरे भारत को रौंद दिए। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। यानी कि पश्चिमोत्तर भारत को जो है सेल्यूकस निकेटर को जो हराकर किया गया था, मुक्त किया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा, तो लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का जो नेतृत्व करने वाला अधिकारी था उसका क्या कहलाता था, तो नायक कहलाता था। नायक क्या कौन कहलाता था, तो युद्ध के क्षेत्र में सेना का जो नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था वही नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, तो सेनापति होता था। प्लिनी के नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 क्या थे, तो घुड़सवार थे और 9,000 क्या थे, तो हाथी थे। किसके अनुसार, तो प्लिनी के अनुसार। ये कौन था, तो यूनानी लेखक था। किसकी सेना में था, तो चंद्रगुप्त की सेना में इतने। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सैन्य समिति एवं उनके कार्य। सैन्य समिति एवं उनके कार्य, समिति और कार्य। प्रथम जो है जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय जो है यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय जो है पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ जो है अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। पंचम जो है गज सेना की देखरेख। छठा जो है रथ सेना की देख और रेख। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य देखते हैं। समिति और कार्य हो गया। प्रथम जो है उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय जो है विदेशियों की देखरेख। तृतीय जो है जन्म मरण का विवरण रखना।
चतुर्थ जो है व्यापार और वाणिज्य की देखभाल, चतुर्थ जो है व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, पंचम जो है निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, पंचम जो है निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, छठा जो है बिक्री कर वसूल करना, छठा जो है बिक्री कर वसूल करना इनका काम था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। यानी कि मेगास्थनीज के अनुसार जो है मौर्य सेना का रख रखाव कौन करती थी, तो 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। यानी कि 5 सदस्यों वाली 6 समितियां थी, वही जो है मौर्य सेना की रख रखाव करती थी। किसके अनुसार, तो मेगास्थनीज के अनुसार। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग, मौर्य प्रशासन में जो है गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। मौर्य प्रशासन में जो है गुप्तचर विभाग जो था महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को जो है गूढ़ पुरुष कहा गया, अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजयुक्त कहा जाता था। अशोक के समय जो है जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो राजयुक्त कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, सरकारी भूमि को जो है सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अद्यव मातृक कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अद्यव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मौर्य काल में जो है द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला दार्शनिक है, दूसरा किसान है, तीसरा अहीर है, चौथा कारीगर है, पांचवा सैनिक है, छठा निरीक्षक है, सातवां सभासद है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला जो है रूपजीवा कहलाती थी। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपजीवा कहलाती थी। क्या कहलाती थी, तो रूपजीवा। कौन से, तो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। यानी कि नंद वंश का विनाश करने में जो है कश्मीर का जो राजा था प्रवर्तक, उसने किसकी सहायता की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की। मौर्य शासन जो है 137 वर्षों तक, मौर्य शासन जो है 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए। यानी भागवत पुराण के अनुसार जो है मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार जो है 9 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। इसकी हत्या किसने किया, इसका सेनापति कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी। यानी कि 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, और मगध पर जो है शुंग वंश की नींव डाली। नोट, अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। अशोकाराम बिहार कहाँ था, तो पाटलिपुत्र में था। कौन सा, तो अशोकाराम बिहार कहाँ था, तो पाटलिपुत्र में था।